खबरें तफसील से। सबसे पहले आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के जम्मू में और यूटी लद्दाख में दूसरे दिन भी जश्न का माहौल रहा। जम्मू में लगातार दूसरे दिन यूटी बनाए जाने का जश्न जारी है। इस मौके पर जम्मू में वाकई बीजेपी ऑफिस से मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी और फॉर्मर एमएलसी विक्रम सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाई। प्रदेश में हर मंडल लेवल पे और जिला लेवल पे बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है और आज जम्मू में भी हम त्रिकुटा नगर से लेके कच्ची शोनी ऑफिस तक की बाइक रैली लेके जा रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना कल साकार हुआ उसी को आज हम सेलिब्रेट। देखिए, कल 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है और स्टेट से यूटी का हमें दर्जा मिला है और जो खास करके मैं कहूँगा धारा 370 का जाना और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना ये अपने आप में एक हर्ष का विषय है। उसी विषय पे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कल भी बहुत जगह सेलिब्रेशन थी और हमारा युवा मोर्चा विभिन्न स्थानों पे ऐसी रैलीज के माध्यम से पूरे जम्मू के अंदर एक उत्साहवर्धन वातावरण बना रहे उसके निमित्त और आज युवा मोर्चा के लोगों ने हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान मोटरसाइकिल के माध्यम से 2 व्हीलर्स के माध्यम से जम्मू शहर के पूरा एक टूर करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से उधमपुर में भी बाइक रैली निकालकर जश्न का इजहार किया गया। उधमपुर के डाक बंगलों से लेकर उधमपुर शहर होते हुए जम्मू तक निकाली गई इस बाइक रैली में जमकर नारेबाजी की गई और खुशी का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के फैसले का श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने भी इस्तकबाल किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने भी यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ये फैसला बहुत जरूरी था और इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी के फैसले का और इसलिए हम मैं चेयरमैन हूं, भूपिंदर सिंह जम्बाल मेरा नाम है और मैं चेयरमैन हूं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर की। और मेरे साथ जितने भी ये बास्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये पोनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये सभी हम लोग वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आज हम मुद्दों को किसी को टच नहीं करेंगे, लेकिन हम स्वागत करेंगे दिल्ली की गवर्नमेंट का जो उसने फैसला लिया है। दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है, जो उसने फैसला लिया है, इसको इंप्लीमेंट करवा के रहेंगे इस स्टेट में। 7 दहाइयों के लंबे इंतजार के बाद यूनियन टेरिटरी बनने का ख्वाब पूरा होने पर लद्दाख में भी खुशी का माहौल है। लेह में कई घंटों तक नाच गाने के बीच यूनियन टेरिटरी बनने की खुशियां मनाई गई। लेह में बसने वाले सभी तबके के लोगों ने जश्न में बराबर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं यूटी बनाए जाने के बाद कश्मीर में दूसरे दिन हालात आम रहे। श्रीनगर में लोगों ने जी सलाम से खास तौर पर कहा कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीदें हैं। श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाए जाने के फैसले का इस्तकबाल किया गया। साथ ही लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। नौजवान जहां अपने लिए नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं आम लोगों को उम्मीद है कि कश्मीर में तरक्की का दरिया बहने लगेगा। विकास भी हो जाएगा, जॉब्स खुलेंगे। अभी लेटेस्ट हमारे नॉलेज में आया है कि 2 लाख जॉब्स खुल रहे हैं यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में। और जो विकास पिछले 70 सालों से नहीं हुआ, जो सेंटर से आ रहा था, वो यहाँ पर जो कुछ दुकानें थी खुल गई थी, मतलब पॉलिटिकल दुकानें, तो वो उनके जेबों में जा रहा था। अब वो जो पैसा आएगा वो सीधा विकास पर लगेगा और उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद दे रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने हमेशा से कश्मीर की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं, फंड जारी किए हैं, लेकिन मकामी पार्टियों की लूट खसोट की वजह से अवाम का हक उन तक नहीं पहुंचा। इंशाअल्लाह, क्योंकि जो 70 सालों से हम गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे, उस गुलामी से हमें नजात मिली है और सेंटर का हम वेलकम कर रहे हैं। खासकर मोदी जी का बिल्कुल तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इस गुलामी से आज़ादी दिला दी। सरकार से हमें यही उम्मीदें है, जो आर्टिकल यहाँ से उड़ गया है, इससे यहाँ रोज़गार आएगा, गरीबी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, यहाँ खुशहाली अब आएगी, क्योंकि वो हमें अभी लग रहा है कि ऐसा मौका आएगा अब। ये यहाँ के लिए बहुत अच्छा है।
दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद और पैंथर्स पार्टी के लीडर इस फैसले से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यूटी, जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख का आज दूसरा दिन है। मरकजी हुकूमत ने कश्मीर में अलहदगी वाली 370 की दीवार गिरा दी है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के साथ ही सरदार पटेल का ख्वाब पूरा हो गया है। नर्मदा नदी के किनारे खड़ी 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंची है उससे कहीं ज्यादा बड़ा कद है उस सरदार का, जिसने अपनी कोशिशों से 565 रियासतों को एक धागे में पिरोया। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में वाक़े स्टैचू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड में शिरकत की और इस मौके पर पीएम ने मुल्क को खिताब भी किया। खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सरदार पटेल के नाम किया जाता है। पीएम ने कहा कि 370 की दीवार गिराकर सरकार ने सरदार का ख्वाब पूरा किया है। वजीर आजम मोदी ने सरदार पटेल की 144वीं यौम विलादत के मौके पर पीओके पर एक तरह से बड़ा इशारा दे दिया। हालांकि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर तो पीओके पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से दिवाली आने वाले दिन उन्होंने राजौरी में पीओके को लेकर कसक की बात कही थी, उसके बाद आज 370 की दीवार गिराने और दुश्मन को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे कौमी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले समझ लें कि हिंदुस्तान की हस्ती ऐसी है कि कोई मिटा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर जम्मू में रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि आर्टिकल 370 की वजह से सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हो रही थी तो वो वाल्मीकि समाज के लोग थे। इसके साथ साथ गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ भी आर्टिकल 370 की वजह से नाइंसाफी हो रही थी। देखिए, यूनियन टेरिटरी बनने पे मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा पूरे अपने देशवासियों को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने धारा 370 का जो जंजीरें थी उससे वाल्मीकि समाज को मुक्ति दिलाई है। और इससे ही यूटी लगने से ही हमारा जो पूरा वाल्मीकि समाज है अब आम जो नागरिक है इंडिया का या जम्मू कश्मीर का, उससे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएगा। वो भी उच्च पदों को प्राप्त कर पाएगा, अपनी योग्यता के अनुसार हर काम में तरक्की कर पाए। हमें एक दिन में एक ऐसा खुशी हुआ, आज जो हमारे घर बने हुए हैं, आज इसका हम मलकियत अब होने का हम हकदार हैं। पहले हमें यही था कि ये घर हमने बना तो लिया है, यह घर हमारा है ही नहीं, कहीं जाना भी होगा तो ये छोड़ के जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट उठाओ बोलने से भी कुछ हमको नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमें ये उम्मीद है कि इस मकान का कुछ ना कुछ हमें यहाँ से हक मिलेगा हमें। जी, मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि अब जब यूटी हमारे पास मतलब कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए अब एक तोहफा की तरफ नाम पे दिया है, इसलिए हमें लगता है अब जब यूटी आ गया तो अब हमारे अंदर भी मतलब हमारे और दूसरे कम्युनिकेशन के बीच में इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि अब तक लद्दाख में इतने जॉब ऑफर्स कुछ भी नहीं आए, क्योंकि हम लोग ऑलवेज कंसिडर जैसे बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड की तरह कंसिडर किया जाता था। कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ है ही नहीं उधर। एक BSNL टावर है, वो भी कभी कभी चलता है, 1-2 महीने के लिए कट ऑफ रहता है। हम फिर विंटर के टाइम में 6 महीने के लिए हम कट ऑफ रहते हैं करगिल से। बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे रोड्स का, कम्युनिकेशन बोलो, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। अब लगता है यूटी बन गया है तो ये सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ जी, क्या बात करते हैं, यूटी बन गई बस, अब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे नुमाइंदे राजू केरनी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, हमने अभी सुनाया अपने नाजरीन को और दिखाया कि किस तरह से खुश हैं वाल्मीकि समाज के लोग आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद। आपसे जानना चाहेंगे राजू कि वाल्मीकि समाज के लोग आज इस फैसले के बाद क्यों इतने खुश हैं? ऐसी कौन सी पाबंदियां थी, ऐसी कौन सी दिक्कतें थी जो आर्टिकल 370 की वजह से इन लोगों को झेलनी पड़ती थी, बर्दाश्त करनी पड़ती थी? देखिए, न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि इसके साथ साथ पश्चिमी पाकिस्तान से आए जो रिफ्यूजी थे वो भी खुश हैं, और यहाँ पे रहने वाले गोरखा समुदाय के लोग भी खुश हैं। इन सभी की खुशी का कारण इस एक ही है कि इनको जो है आज जो है जैसे कि कल से जो है यहाँ पे जो है यूटी बनी है, और आज से जो है 1 तारीख के बाद से यहाँ पे जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, कानून था, जिसके मुताबिक जो पिछले
पार्टीशन से पहले भी जो 1934 के बाद से जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको ही यहाँ पे जो है यहाँ का स्थायी नागरिक समझा जाता था। उसके बाद के लोगों को यहाँ पे स्थायी नागरिक नहीं समझा जाता था। तो ये समुदाय के लोग जो थे इनको महाराजा यहाँ लेके आए थे, गोरखा को लेके आए थे महाराजा यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए, फौज में भर्ती करने के लिए, और इनके साथ प्रॉमिस किए गए थे कि उनको जो है यहाँ का नागरिक माना जाएगा। और ऐसे ही वाल्मीकि समाज के लोग इनको लाया गया था यहाँ पे साफ सफाई के लिए, जब यहाँ पे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी तो ये भी महाराजा लेके आए थे इनको। लेकिन उसके बाद जो है इनको जो है यहाँ की नागरिकता जो है वो नहीं मिली। और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वो रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान के जब बनने के बाद जो है पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, सियालकोट से माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर में आके बस गए। तो इन सभी लोगों को जो इनकी संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच है, इन लोगों को इनके बच्चों को ना नौकरियां मिलती थी यहाँ पे, ना यहाँ पे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती थी, ना ही ये लोग पंचायत में अपना नुमाइंदगा जो है वो खड़ा कर सकते थे, ना ही वोट कर सकते थे पंचायत का, लेकिन पार्लियामेंट में वोट कर सकते थे। यानी कि ये भारत के शहरी थे लेकिन जम्मू कश्मीर के शहरी नहीं थे। लेकिन अब यूटी बनने के बाद ये जो है सारे जो है एक बराबर हो गया, स्टेट सब्जेक्ट लॉ खत्म हो गया। अब ये पूरे भारत के शहरी हैं, ये पंचायतों में भी अपना नुमाइंदगा खड़ा कर सकते हैं। ये जो है इनके बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकेगी और इनके बच्चों को जो है नौकरियां भी अब सरकारी मिल सकेंगी। पहले इनको सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को मैथ होने की ही नौकरी मिलती थी और सफाई की नौकरी मिलती थी, सफाई कर्मचारी से ऊपर नौकरी नहीं मिलती थी। हालांकि काफी बच्चे इनके पढ़े लिखे थे, तो ये इनके लिए बड़ी खुशी का दिन था। इसलिए ये पिछले 2 दिन से जो है खुशियां मना रहे हैं ये सारे लोग, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे गोरखा समाज हो, तो ये लोग खुशियां मना रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू के लोग भी खुशियां मना रहे हैं। उनको भी ये लगता है कि ये जो गुलामी थी 370 की, उसके हटने के बाद जो है ये यूटी जो आई है, इससे जो है विकास की नई राहें खुलेंगी और राज्य के जो जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, तीनों जगहों पे विकास के नए जो है रास्ते खुलेंगे और विकास होगा और अकाउंटेबिलिटी होगी। क्योंकि यहाँ पे करप्शन के काफी चार्जेस लगते रहते हैं कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा हुई है। कुछ एक परिवारों ने ही करप्शन की है जिन्होंने काफी पैसा, सरकारी पैसा खाया है। तो ये चीजें लोगों को अब ये लगता है कि डेवलपमेंट के काम जहाँ पे होंगे और लोगों की तरक्की होगी यहाँ पे। यानी राजू, न सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू में बल्कि पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जिनका आपने जिक्र किया यहाँ पर, अब आज के बाद उन्हें वो तमाम हुकूक मिला करेंगे जिनसे वो अभी तक महरूम थे आर्टिकल 370 की वजह से। जी बिल्कुल, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे उनकी ट्रेजेडी तो यही थी कि जो लोग उस समय देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और वो लोग जो है सभी चीजों के हकदार रहे, उनको हुकूक मिलते रहे। लेकिन यहाँ पे सरकारें उनको जो है कहती रही कि हाँ आपको जो है हुकूक दिए जाएंगे, आपको नागरिकता दी जाएगी जम्मू कश्मीर की, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई। जबकि जो लोग बाकी देश में बस भी गए उनमें से 2 लोग जो है, यानी कुल मिलाकर अभी जश्न का माहौल है जम्मू में इन तबकों के बीच और लोग खुशी मना रहे हैं आर्टिकल 307 मनसूख होने की। बहुत शुक्रिया राजू आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। कुलगाम के काजीगुंड में दहशतगर्दों ने नापाक हरकत की। जुमेरात की देर रात बुज़दिल दहशतगर्दों ने बीजेपी लीडर समेत 2 लोगों की कार को आग के हवाले कर दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। हालांकि दहशतगर्द मौके से फरार हो गए और अपने बिल में छिप गए। सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार उनकी तलाश में जुटी। गांधरबल के कंगन के चटरगुल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फौज के 5 RR, 24 RR और रियासती पुलिस के SOG ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खुफिया इत्तला के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौजी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअंदाजी करने में नाकाम दहशतगर्दों की मदद के लिए पाकिस्तानी फौजियों ने पुंछ के LOC के इलाकों में आग लगा दी। आग मेंढर तहसील के मनकोट इलाके के सरहदी इलाकों में पहुंच गई। आग की जद में आने से सरहद पर लगी कई बारूदी सुरंगों में लगातार
धमाके हो रहे हैं। एलओसी पर लगाए गए एंटी इन्फिल्ट्रेशन डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंचा है। इस आग ने मनकोट के जंगली इलाके के काफी बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया। वहीं हिंदुस्तानी जवान आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी की वजह से दरअंदाजी के तकरीबन सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसे देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने नापाक हरकत की है ताकि दरअंदाज आसानी से दरअंदाजी कर सकें। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत से इलाके की फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। ये लगभग 2 दिन से यहाँ जो है आग लगी हुई है। ये जो छजला गांव है उसका पथरी जो टॉप है, जो वो बिल्कुल एलओसी के करीब ये इलाका हमारा जो ये गांव पड़ रहा है। छजला गांव का जो पथरी जो इलाका है ये बिल्कुल जो है सड़क के करीब है। यहाँ 2 दिन से जो है ये आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है यहाँ पर कि माइन ब्लास्ट हुआ है या रात को सुना है कि गोलाबारी भी हुई है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है इस इलाके में। पूरा जो इसको पूरी जो बॉर्डर है ये आग की लपेट में है। इसको काफ़ी आग लगी हुई है। इसको जो सामने जो इलाका नजर आ रहा है इसमें धुआं ही धुआं उठ रहा है और जो है आग लगी हुई है इलाके, पूरा इलाका जो आग की लपेट में आया हुआ है। ये आग लगभग 2 दिन से लगी हुई है। ये पता नहीं ये कितना नुकसान हुआ है इसका। ये बॉर्डर पर लगी हुई आग है, पता नहीं ये गोलाबारी से लगी है, लेकिन इसका बहुत खतरा है गाँव को। ये नीचे भी आ सकती है, इसको लिहाजा गुजारिश की जाती है कि इसको मदद। देखिए, कल हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो मनकोट का जो पथरी एरिया है, एलओसी का जो फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे जो है फॉरेस्ट फायर जो है वहाँ पे लगी हुई है। तो कुछ माइंस जो है वो भी उस एरिया में जो है उस फॉरेस्ट फायर की वजह से कुछ माइंस है वो भी लास्ट रिपोर्ट मिली है। हमें पता चला है कि आग थोड़ी जो है वो चल रही है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बुझ गई है। तो पुंछ में एलओसी के पास वाक़ जंगलों में आग लगी है। ये अहम खबर आपको पुंछ से हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअंदाजी की कोशिश लगातार की जाती है इन इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से, और अब दरअंदाजों को रोकने के लिए जो डिवाइसेस लगाए गए उन्हें भी इससे नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जल्द इन इलाकों में बर्फबारी होने वाली है और उस वक्त दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। रमेश बाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद मालूमात के लिए रमेश बाली से बात करेंगे। रमेश, पुंछ के ये जो इलाका है इसमें अभी आग भी लगी हुई, वहां पर दरअंदाजी की कोशिश के चलते आग लगी है यहाँ पर, और आइंदा बर्फबारी के वक्त दरअंदाजी में आसानी हो सके इसलिए भी इन इलाकों में पहले से इस तरह से दरअंदाजी के जरिए और इस तरह से धमाके करके जगह बनाई जा रही है पहले से पाकिस्तान की जानिब से कि दरअंदाजों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। ये जो सूरत हाल है, क्या ये अक्सर पेश आती है रमेश? वापस कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे रमेश के राब्ते में आने की। फिलहाल आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये पुंछ की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंचा है। रमेश बाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रमेश, एलओसी पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंचा है। इस आग की वजह से दरअंदाजी की कोशिश में आग लगी है। अभी ये जो सूरत हाल है रमेश, क्या इस तरह की सूरत हाल, ये सिचुएशन अक्सर यहाँ पर सामने आ जाती है? हाँ, आपको बता दें कि पुंछ जिले के मेंढर तहसील के मनकोट, छजला और पथरी गांव की सीमा पर जंगलों में आग लगी है, जिससे भारी मात्रा में वहां लगी माइन विस्फोट हो रही है। वहीं अगर हम गांव वालों की बात माने तो ये आग पीओके के इलाके की तरफ से लगाई गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता भारतीय क्षेत्र में आ गई है, जिससे सीमा पर लगे माइन लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, जो कई किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है और धुआं भी दिखाई दे रहा है। अभी तक किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जंगलों का काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें ये आग पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल है। पाकिस्तान हमेशा ही दहशतगर्दों को भारत की तरफ घुसपैठ करवाने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो सीमावर्ती गांव में फायरिंग करके घुसपैठ करवाने की कोशिश करे या इस तरह की हरकत करके। ये ऐसा नहीं है कि इससे कई बार पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह से आग लगा के माइन विस्फोट करके तो घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। ये जो भारतीय सेना हमेशा से ही पाकिस्तान के हर प्रयास को विफल करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं अगर पुलिस और सेना की बात करें तो इस पूरी घटना पर वो नजर बनाए हुए सेना और पुलिस के साथ वन विभाग के लोग भी लगातार आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे जंगलों में बारूदी सूंघे होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रमेश, अभी बर्फबारी होने वाली है जल्द ही और उसके बाद दरअंदाजी के तकरीबन सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जो एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत इसलिए कर रहा है कि बर्फबारी के वक्त में दरअंदाजी के लिए कोई गुंजाइश बचा कर रख सके, कोई रास्ता इस तरह का बना रहे कि दरअंदाजी में आसानी रहे।
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें ये वही इलाका है, यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी भी होती रहती है और इन इलाकों में बर्फबारी भी काफी होती है, जिसके कारण ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि इन्हीं दिनों में चाहे वो फायरिंग करके या सीमा पर इस तरह की आग लगा के जो घुसपैठ करवाई जाए। आग लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पे लगी जो बारूदी सुरंगें हैं उनमें विस्फोट हो जाए और रास्ता बन जाए। इससे फैंस में भी काफी नुकसान होता है और जब इस तरह के रास्ते बन जाते हैं तो पाकिस्तान की कोशिश रहती है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान का हर प्रयास जो विफल कर रही है, चाहे वो बॉर्डर फायरिंग का हो या ये हो या उसके बाद बर्फबारी हो। हाँ, बर्फबारी जब हो जाती है इन पहाड़ों में तो काफी रास्ते बंद हो जाते हैं और पाकिस्तान की उस वक्त जो घुसपैठ करवाने की कोशिश रहती है वो काफी कम हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश रहती है इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए। शुक्रिया रमेश आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एमपी नजीर लावे को पार्टी से निकाल दिया है। राज्यसभा एमपी नजीर लावे पर यह कार्रवाई पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों को लेकर हुई है। पार्टी के मुताबिक ये फैसला पार्टी लीडरशिप ने श्रीनगर में एलजी के हलफबरदारी तकरीब में लावे की हिस्सेदारी के बाद लिया है। जराये की माने तो मौजूदा हालात में आर्टिकल 370 के हटने के बाद एमपी लावे का एलजी के हलफबरदारी तकरीब में शामिल होना पार्टी के रुख के खिलाफ वर्जी थी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब लावे ने पार्टी के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया है। इससे पहले भी वो इस तरह का काम कर चुके हैं। लावे ने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ वोट नहीं किए थे। इस तरह के सलूक के बाद भी सफाई मांगने पर लावे पार्टी के पैरामीटर्स के खिलाफ वर्जी पर अड़े रहे थे। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राज्यसभा एमपी लावे को उनकी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने एमपी नजीर लावे को पार्टी से निकाल दिया है। राज्यसभा के एमपी हैं नजीर लावे, उन पर एक कार्रवाई पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहने पर हुई है। पार्टी के मुताबिक ये फैसला पार्टी लीडरशिप ने श्रीनगर में एलजी के हलफबरदारी तकरीब में लावे की हिस्सेदारी के बाद लिया है। जराये की माने तो मौजूदा हालात में आर्टिकल 370 के हटने के बाद एमपी लावे का एलजी के हलफबरदारी तकरीब में शामिल होना पार्टी के रुख के खिलाफ वर्जी थी। आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब लावे ने पार्टी के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया। इससे पहले भी वो इस तरह की सरगर्मी में शामिल रह चुके हैं। लावे ने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ वोट नहीं किए थे। इस तरह के सलूक के बाद भी सफाई मांगने पर लावे पार्टी के पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी पर अड़े रहे थे। तो अपने राज्यसभा एमपी नजीर लावे को पीडीपी ने निकाल दिया है बाहर। एलजी के हलफबरदारी तकरीब में शामिल हो गए थे नजीर लावे, हालांकि पार्टी इसके खिलाफ थी, इसीलिए उन पर ये कार्रवाई अब की गई है। पीडीपी ने पार्टी के रुख के खिलाफ जाने का इल्जाम लगाते हुए अपने एमपी नजीर लावे को पार्टी से बाहर कर दिया है। नजीर लावे राज्यसभा के एमपी है पीडीपी के, जिन्हें पार्टी ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एलजी की हलफबरदारी तकरीब में शामिल हो गए थे नजीर लावे। इससे पहले भी पार्टी के खिलाफ जाने वाली लाइन पर बोलते थे नजीर लावे। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर उन्होंने बिल के खिलाफ वोटिंग नहीं की, इस पर भी उनसे सफाई मांगी गई थी। सफाई के जवाब में जो उन्होंने बातें कही वो भी पार्टी के पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते थे। खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, अपने राज्यसभा एमपी नजीर लावे को पीडीपी ने बाहर कर दिया है पार्टी से, और ये पहली बार नहीं है। नजीर लावे से पहले भी नाराज रहा पार्टी आलाकमान और आखिरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, बिल्कुल नजीर अहमद लावे जो सांसद थे, एमपी थे इनके पीडीपी के, और पहली बार उनने ट्रिपल तलाक बिल पे पीडीपी के विप के खिलाफ वोट किया था, तब भी उनको वार्निंग दी गई थी और उसके बाद उन्होंने शोकाज नोटिस जो उनको जारी किया गया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी लगातार पार्टी के साथ उनकी अनबन रही और अब कल जब एलजी यहाँ पर जो है जिन्होंने शपथ यहाँ पे उठाया, उनके जो शपथ समारोह में था उनमें भी वो पीडीपी के जो विप है उसके खिलाफ वहाँ पे चले गए और उसमें हिस्सा लिया।
इसके बाद उसको बेसिक मेंबरशिप से ही निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल नजीर अहमद लावे 2015 फरवरी में पीडीपी के तरफ से चुने गए थे राज्यसभा मेंबर, और तब से ये राज्यसभा में थे और काफी बार पीडीपी जो अध्यक्षा है उनकी और इनके बीच आनाकानी रही, काफी मामलों पर इख्तलाफात थे इन दोनों के। लेकिन आज इस जो इन्होंने उनके वित्त के खिलाफ काम किया है, जो 370 अनुच्छेद को लेकर जो पीडीपी का स्टैंड है उसके खिलाफ जाते हुए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो ओथ सेरेमनी था उसमें उसने चले गए, और उसके बाद आज हाईकमान ने ये फैसला किया है कि इनको पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से ही निकाल दिया गया है। और ये एक बाज़ाब्ता प्रेस नोट जारी करा है पीडीपी ने, जिसमें ये लिखा गया है कि इसको बेसिक मेंबरशिप से आज से निकाल दिया गया है। खालिद, इसके बाद नजीर लावे का क्या रद्द अमल सामने आया? नजीर लावे से बहुत बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन उनके एक साथी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना ख्याल होता है कि किस तरह से जो है राजनीति में जाना है, अपना फ्यूचर देखना पड़ता है, कहाँ पर हम सेट होंगे कहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद नजीर लावे जो है खुद तो हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके जो फोन थे वो स्विच ऑफ थे, और उनके जो करीबी थे उन्होंने कहा कि नजीर अहमद लावे जो है राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई ऐसे फैसले हैं पीडीपी के जिनसे उनको इख्तिलाफात थे, जिसके कारण वो पहले से ही कई बातों पर इनसे मतभेद रखे हुए थे। और आज जो हुआ वो मतभेद सामने आया जब पीडीपी ने उनको बेसिक मेंबरशिप से ही निकाल दिया।